इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं, के व्यक्तित्व को सामने रखने हेतु मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। उन्हें ऐसी कौन सी संज्ञा से विभूषित करूं कि उनका औचित्य सिद्ध हो सके। पश्चिमी विचारों के अंधानुकरण के विरोधी कवि का मानना था कि हमारी अपनी परंपरा में ऐसी बातें हैं जिनमें से स्वीकार और नकार की प्रक्रिया अपनाते हुए हम उस परंपरा में नई चीजें जोड़ सकते हैं। अपनी लोक परंपरा में से मुझे कुबेरनाथ राय का कथन कवि के परिचय हेतु युक्त लगा। वे कहते हैं, हर एक साहित्यकार थोड़ा बहुत संपाती होता है और प्राय सभी तथ्यों की प्रखर ज्वाला में अपनी यूटोपिया के पंखों को झुलसा हुआ पाते हैं। शरीर पर झूलता हुआ मसीहा स्वतः एक बहुत बड़ा संपाती था, पर पैगंबर या साहित्यकार ऐसे संपाती हैं जो पंखों के जल जाने पर भी हार नहीं मानते, पछताते नहीं। चारों ओर पराजय है, निराशा है, रिक्तता है, दुर्गंध है, फिर भी कोई पश्चाताप नहीं। संघर्ष तरफ आगे बढ़ेगा। यदि पथ नहीं मिलता तो अपने इस एकाकी अकेले रथ की लीक ही पथ है। कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, भविष्य के अजन्मे मन के लिए सर्वस्व समर्पण। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी संपाति की ही राह चुनते हैं। एक सूनी नाव संग्रह की एक कविता में वे कहते हैं, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। अपनी जीवन यात्रा में निराला और मुक्तिबोध की तरह एक आदर्श समाज बनाने के स्वप्न को धराशायी होते देख वे खूंटियों पर टंगे लोक संग्रह की कविता मेरे भीतर की कोयल में कह उठते हैं, कुहू कुहू उसकी आवाज वह नहीं जानती, मैं जानता हूं। अब दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। कुछ दिनों बाद इतनी शिथिल हो जाएगी कि प्रतिध्वनियां बनाने की उसकी सामर्थ्य चूक जाएगी, वह नहीं रहेगी। मेरे भीतर की यह पागल कोयल तब मुझे पागल कर जाएगी। मैं बूढ़े पेड़ों की छाह नापता रहूंगा खामोश। उनकी समकालीनता के विषय में अगर बात करें कि आज वे क्यों प्रासंगिक हैं, तो एक 1982 में बिहार प्रेस बिल लगाया गया था। लोकतंत्र के सम्मानित माननीयों पर अपमानजनक लगती टिप्पणियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती थी। पत्रकार से लेकर संपादक एवं प्रकाशक तक उसकी जद में थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जबरदस्त विरोध करते हैं और जनता को चेताते हैं। वे सत्तासीन लोगों को लकड़बग्घे की संज्ञा देते हैं, जो नवजात लोकतंत्र को खा जाना चाहते हैं। उस समय तुम कुछ नहीं कर सकोगे शीर्षक कविता में वे कहते हैं, इन लोगों से सावधान रहो। हो सकता है ये खुद तुम्हारे दरवाजों के सामने आकर खड़े हो जाएं और तुम्हें झोपड़ी से बाहर न निकलने दें। कहें, देखो दैवी आशीष बरस रहा है, सारी बस्ती अमृत कुंड में नहा रही है। भीतर रहो, भीतर खामोश, प्रार्थना करते यह प्रभा में क्षण है। उनकी बात तुम मत मानना, ये तुम्हारी जबान बंद करना चाहते हैं और लाठी तथा लालटेन लेकर तुम्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहते। ये ताकत और रोशनी से डरते हैं क्योंकि इन्हें अपने चेहरे पहचाने जाने का डर है। ये दिव्य आलोक के बहाने तुम्हारी आजादी छीनना चाहते हैं और पालने में पड़े तुम्हारे शिशु के कल्याण के नाम पर उस अंधेरे जंगल में ले जाकर चीत खाना चाहते हैं। इन्हें नवजात का खून लजीज लगता है, लोकतंत्र अभी पालने में है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रेमिल व्यक्ति थे। उनकी कविताओं में प्रेम का उद्रेक है। उनका परिचय प्रेम कविताओं के माध्यम से करवा सकता था, लेकिन आज का समय और परिस्थिति वैसी नहीं है। जिस तरह मन्नू भंडारी महाभोज के प्रसंग में कहती हैं कि अपने व्यक्तिगत दुख दर्द, अंतर्द्वंद या आंतरिक नाटक को देखना बहुत महत्वपूर्ण, सुखद, आश्वस्तिदायक तो मुझे भी लगता है, मगर जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता है?
कभी मत करो माफ में कहते हैं, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश पड़ी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में गा सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। प्रारंभिक संग्रह उनका काठ की घंटियां और बांस का पुल पढ़ते हुए पता चलने लगता है कि कवि किस दिशा की ओर प्रस्थान करेगा। उसकी भाषा यथार्थ की कौन सी परतें उधेड़ने में विषयों की विविधता उनकी कविताओं की भावभूमि को विस्तारित करती है। प्रकृति एवं मानवीय संबंधों पर लिखी उनकी कविताएं पढ़ते हुए लगता है कि जैसे वे इन पर किसी अनिष्ट की छाया तक नहीं पड़ने देना चाहते हैं। प्रेम अबाध रूप से संचरित होता रहे। कवि भले चित्रा सप्तक के आत्मतथ्य में कहें कि विषय वस्तु और रूप विधान का संतुलन उनसे नहीं सधता, लेकिन प्रथम संग्रह की रचनाएं तो मानो उनके ही कथन का नकार है। उन्होंने इस संग्रह में नए ताजे बिंबों का प्रयोग किया है। विषयों की विविधता के साथ ही लोक भाषा से संपृक्त गीत लिखे हैं। मुझे तो लगता है कि जिन कवियों की भाषा उनकी अनुभूतियों को व्यक्त करने में सीमित हुई जा रही हो तथा रचनाएं अंततः अमूर्तन का शिकार हो रही हो, उन्हें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं को एक बार अवश्य देखनी चाहिए। जैसे प्रकृति के चित्रण में उनके द्वारा निर्मित बिंबों के संदर्भ में सोचें तो केवल भोर के लिए ही उन्होंने कई बिंब रचे हैं। काठ की घंटियां संग्रह में कविता भोर शीर्षक से है। उन्होंने पूरे तारों से भरे आकाश का चित्रण सलमे सितारों की काम वाली सिंदूरा के रूप में किया है, जिस पर नीली मखमल का खोल चढ़ा हुआ है। गवार नार का सिंदूरा उलट जाता है। लाल हुए चेहरे पर पिया ने आकर चांदी की बिंदी चिपका दी। नार ओट में भाग जाती है, माथे से छूट बिंदी पड़ी रह जाती है। सुबह होने का यह सौंदर्य सर्वेश्वर की वैविध्यपूर्ण बिंब निर्मिति का सफल उदाहरण है। इसी तरह उनकी कविताएं सूरज नट, सांझ, सूर्योदय, जाड़े की सुबह, संध्या प्रश्नोत्तर या दस्तकारी की दुकान, सब में प्रकृति के मानवीकरण का अद्भुत दृश्य है। उनके प्रथम संग्रह पढ़ते हुए ही लगता है कि उनकी रचनाओं में एक आम आदमी के हित की चिंता जुड़ी है। विश्व शांति की चिंता उनके मानस को हर घड़ी व्यथित करती रहती है। युद्ध विरोधी कविताएं उनकी शुरुआती संग्रह से लेकर अंतिम संग्रह में संकलित है। कलाकार और सिपाही कविता जैसे है। उसमें वे स्पष्ट करते हैं कि कलाकार मानवता के लिए भटकते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन सिपाही यही सब मौत की खोज में करते हैं। कलाकार तो पागल थे, इन सिपाहियों को क्या कहूं। एक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाती है यह कविता। वे दिनमान से फिर जुड़ते हैं और रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, उनके साथ सब लोग काम करते हैं। तो पत्रकारिता के विषय वस्तुपरक दृष्टि ने अवश्य उन्हें और साथी कवियों को प्रभावित किया होगा, उनकी राजनीतिक चेतना को विकसित किया होगा। उसके बाद जब दिनमान में काम करते हैं, उसके बाद उनकी रचनाएं आती है, नया संग्रह आता है गर्म हवाएं। तो उसको पढ़ते हुए लगता है कि उनकी दृढ़ राजनीतिक चेतना जो है और विकसित होने लगती है, जो कुआनो नदी और जंगल का दर्द में चरम पर जा पहुंचती है। सर्वेश्वर की कविताओं में समकालीन समाज एवं समय उनकी सीधी सहज भाषा, प्रतीकों एवं बिंबों के सहारे पूर्णतः अभिव्यक्ति पाता है। सत्ता एवं उसके लोग जब असताई बन जाते हैं तो मानवीयता का मुखौटा उतर जाता है। कुआनो नदी में वे कहते हैं, दिल्ली की सड़कों की तुलना कुआनो नदी से करते हैं। नक्सलवाड़ी, श्रीकाकुलम जैसी क्रांतियां मानो सूखी धरती और सूखे दिलों में जज्ब हो गई हैं। वे कहते हैं कि फैसले पर न पहुंचा हुआ आदमी फैसले पर पहुंचे हुए आदमी से ज्यादा खतरनाक होता है। कभी आखिर में निराश होता है, मतलब वो निश्चित नहीं कर पाता, तो मध्यवर्गीय चेतना आखिर सत्ता के साथ
अब है कि जो अनिश्चित है तो वो तो खतरनाक दोनों स्तर पर हो सकते हैं कि या तो क्रांति के साथ जाएं या सत्ता के साथ जाएं। तो इसी में मुझे याद आता है महाश्वेता देवी का संग्रह है 1084 की मां। 70 के दशक में उभरते नक्सलवाद की पृष्ठभूमि में लिखे उपन्यास में जब सुजाता और दिव्यनाथ का बेटा व्रती पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो दिव्यनाथ जो पिता है व्रती के, वो इसी मध्यवर्गीय चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो फैसला नहीं ले पाते हैं। वे अपने बेटे की ही पहचान करवा देते हैं कि उनका बेटा एक नक्सली था, जबकि व्रती फैसले पर पहुंचा हुआ है। सर्वेश्वर लिखते हैं, बाहर फिर गोली चलने की आवाज आती है, गहरे अंधेरे में वह झमझमाता निकल जाता है, पता नहीं पत्थरों से या बाढ़ में बहकर आई लाशों से ठोकर खाता। महाश्वेता और सर्वेश्वर यहाँ एक ही जगह पर खड़े होकर देख रहे हैं। काव्य कवि में जो है उपन्यास में उतर गया है। सुजाता एक संख्या 1084 की मां बनी रह जाती है, लेकिन वह अपने बेटे की स्मृति के साथ जाती है, जिस तरह परसा उपन्यास में परसा जो है बसंता की मृत्यु के बाद अपने बेटे की स्मृति के साथ रहता है। इसी तरह अगर समकाल के प्रति सजगता को देखें तो आपातकाल पर उनकी कविता आपातकाल शीर्षक से ही है। तो धनबाद में के पास एक दुर्घटना हुई थी चासनाला, उसमें 375 मजदूर मर गए थे, जल समाधि उनकी हो गई थी। उनकी लाशें, जबकि आपातकाल में कहा जाता था कि केंद्रीकृत शक्ति है और तुरंत काम होता है। बहुत लोग तो आपातकाल की बड़ाई भी करते हैं कि सारे काम अनुशासन से हो रहे थे, लेकिन वहां लाशें महीनों से अटकी रही थी। तो सर्वेश्वर लिखते हैं, चासनाला की मौतों पर मत रो, पूरा देश ही चासनाला हो गया है। हम सब एक काली अंधेरी खान में बंद हो गए हैं, पानी भरता जा रहा है, निकलने का रास्ता नहीं दिखता। अब आगे लगता है कि उनकी समकालीनता में अब एक कविता उनकी बहुत अच्छी है पाकिस्तानी दोस्त से। तो अंतिम में वही कविता मैं पढ़ता हूँ। ओ मेरे भाई, तुम्हारे परदादा की कब्र पर अक्सर मैं जाता हूँ और अपनी आंखों का दिया जलाता हूँ। पिछले दिनों काफी घास उगाई थी चारों तरफ, उसे साफ करते समय ऐसा मुझे महसूस हुआ कि कहीं हमारे चारों तरफ भी इन बेरहम मौसमों की मार से घास उग रही है। आओ हम इसे जल्दी साफ करें। घास में इन सांपों को छिपने में आसानी रहती है। वे चाहते हैं कि घास इतनी बड़ी हो जाए कि यदि वे पूंछ के बल भी खड़े हों तब भी न दिखे, घास की तरह ही लहराएं, और फिर जब हम दिया जलाने लगे तो हमें डस ले। तो इसमें अंत में यही है कि वो तीसरा सप्तक में कहते हैं, उनके आग्रह के अनुसार ही मैंने उनकी कविताएं पढ़ी, थोड़ा मन बदलकर, कवि को हटाकर और संवेदना के साथ।